Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter of 12th class Biology, Biotechnology. The topic name is Biological Tools. आज के इस वीडियो में हम हयाती टेक्निक इस सबक से बायोलॉजिकल टूल्स इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो देखे थे वो था टूल्स एंड टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग और आरडीएनए टेक्निक। जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं आरडीएनए टेक्निक या फिर जीन क्लोनिंग के अंदर, उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के बारे में हमने देखे थे, जिसमें से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका जो है तो मैकेनिज़्म हमने लास्ट में देखे थे इसके पहले के वीडियो में। उसके बाद जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 275 के ऊपर वो दिया हुआ है बायोलॉजिकल टूल्स, मतलब हयाती आलात किस तरह के हैं, हयाती टेक्निक के अंदर इस्तेमाल होने वाले उन हयाती आलात को, उन हयाती डिवाइस को, हयाती आलात को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजिकल टूल्स इन जीन क्लोनिंग और आरडीएनए टेक्निक। तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स यूज्ड। 3 तरह के हयाती आलात जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं हयाती टेक्निक के अंदर या जीन क्लोनिंग के अंदर। वो कौन से है? वो इस तरह से है, एंजाइम है, क्लोनिंग वेक्टर्स है और कॉम्पिटेंट होस्ट या फिर क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये 3 तरह के आलात या हयाती आलात जिसे हम कहते हैं, ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं जीन क्लोनिंग या फिर आरडीएनए टेक्निक के अंदर। उसमें सबसे पहला है एंजाइम। एंजाइम कहते हैं खामरों को। उसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर से मुराद यहाँ पे वेहिकल डीएनए, यानी डीएनए को जो एज ए वास्ते के तौर पर इस्तेमाल होगा डीएनए के लिए, उसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब जो मेज़बान या फिर क्लोनिंग ऑर्गेनिज़म, क्लोनिंग के लिए जो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। किस लिए? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसको जो है तो तब्दीली के लिए जो इस्तेमाल होगा क्लोनिंग ऑर्गेनिज़म कहलाएगा। उसमें सबसे पहला है एंजाइम। डिफरेंट एंजाइम इंक्लूड लाइसोसोम न्यूक्लिएजेज सच एज एक्सोन्यूक्लिएजेज एंड एंडोन्यूक्लिएजेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, डीएनए लिगेसेस, डीएनए पॉलीमरेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस etc। ये तमाम किस्म के एंजाइम हम आरडीएनए टेक्निक या जीन क्लोनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंजाइम के अंदर मखसूस किस्म है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे मखसूस नाम है इसका रेस्ट्रिक्शन, यानी महदूद इसका काम है, महदूद यहाँ पे इसकी लिमिट दी हुई है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन कहा गया है। एंजाइम दैट कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉल्ड एज न्यूक्लिएज। यहाँ पे न्यूक्लिएज की डिफिनेशन बयान की गई है कि जो एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को कट करता है उसको हम न्यूक्लिएज कहेंगे। देयर ऑफ 2 टाइप्स। इस न्यूक्लिएज की 2 किस्में होती है। उसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरी किस्म है एंडोन्यूक्लिएज। न्यूक्लियस हम एंजाइम को कहेंगे जो कट करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को पॉलीन्यूक्लिएट के अंदर। उस न्यूक्लियस की 2 किस्में हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियसेस कट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब यहाँ पे जो
पहली टाइप है न्यूक्लियस की वो है एक्सोन्यूक्लियस। इसका काम क्या रहेगा? इसका काम ये रहेगा कि न्यूक्लियोटाइड को जो है तो डीएनए के एंड के ऊपर यहाँ पे इसको कट करने का काम ये जो है तो एक्सोन्यूक्लियस ये करेगा। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है कट डीएनए फ्रॉम विदिन, और जो एंडोन्यूक्लियस है इसको डीएनए को अंदरूनी तौर पर कट करने का काम जो है तो एंडोन्यूक्लियस का रहेगा। During the 1970s, it was found that bacteria contain nucleases that would recognize short nucleotide sequence with duplex DNA and cut। अब यहाँ पे पिछले 1970s के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर 1970 के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियसेस है वो रिकॉग्नाइज होता है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ। न्यूक्लियोटाइड हमको पता है, हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोस शुगर विथ फॉस्फोड डाइस्टर बॉन्ड होती है और न्यूक्लियोसाइड होता है। तो ये तमाम विथ नाइट्रोजन बेसेस, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तैयार करती है। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस विथ डुप्लेक्स डीएनए जो है तो ये बैक्टीरिया के अंदर फाउंड किया गया सन 1970 के अंदर, और उसको कट करने का काम यहाँ पे किया गया। द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन एट हाईली स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स। अब इस डुप्लेक्स स्ट्रैंड के अंदर जो दोहरी पट्टी होती है डीएनए की, उसमें जो बैकबोन होता है वो क्या, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो रहेगा, फास्फोडाइस्टर बैकबोन, ये हाईली स्पेसिफिक रहेगा, बहुत ज़्यादा मखसूस किस्म का रहेगा। इन डुप्लेक्स इज कट बाय दिस एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। अब जो एंजाइम इस्तेमाल होगा कटिंग के लिए या कट करने के लिए, उस एंजाइम को नाम दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, और सिंपली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या फिर उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। दे वेयर गिवन दिस नेम बिकॉज दे आर यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय वेरियस वायरल डीएनएज दैट माइट एंटर द सेल। अब रेस्ट्रिक्शन इसको इसलिए नाम दिया गया है कि ये जो फॉरेनर डीएनए रहेंगे या फिर वायरल डीएनए रहेंगे, उन डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करेगा, महदूद करेगा या फिर डिस्ट्रॉय करेगा। किस लिए उनको डिस्ट्रॉय करेगा? सेल के अंदर एंटर होने से। इसलिए उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस नाम दिया गया है। ऐसा एंजाइम जो वायरल डीएनए को सेल के या खलियात के अंदर दाखिल होने से रोकता है, उसकी मज़ाहमत करता है, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। देयर बाय रेस्ट्रिक्टिंग द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द वायरस, जिससे क्या होगा, वायरस की जो ग्रोथ होगी सेल के अंदर, ये क्या हो जाएगी, एक तरह से महदूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे वायरस को मल्टीप्लाई होने में जो है तो मदद नहीं मिलेगी इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए से। दस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सर्व एज डिफेंस मैकेनिज़्म। इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डिफेंस के मैकेनिज़्म को यहाँ पे शुरू करेगा सेल के अंदर। द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम nucleolytic attack by methylating the bases at susceptible sites। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये इसके खुद के डीएनए से ये प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियोलाइटिक अटैक के ज़रिए से, बाय मिथिलाइटिंग द बेसिस एट ससेप्टिबल साइट। जो बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस है, उसको मिथाइलेशन होगा उसका अपने मखसूस जो मुतासिर करने वाली साइट रहेगी वहाँ पर।
a chemical modification that blocks the action of the enzyme। और वहाँ पे कीमियाई तौर से तब्दीली होगी, मॉडिफिकेशन होगा जो ब्लॉक करेगा एंजाइम के एक्शन को। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द मोलिकुलर सीजर that are used to recognize and cut DNA at specific sequence। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम सालमाती कैंची के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सालमाती कैंची भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीएनए की मखसूस सीक्वेंस को, डीएनए की मखसूस तरतीब को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम आर कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस यहाँ पे होगा उस सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत मुख्तलिफ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड देयरफॉर, और मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को या फिर तरतीब को कायम करते हैं। देयरफॉर कट डीएनए एट डिफरेंट साइट। इसीलिए डीएनए की जो पट्टी है उसको कट करने के लिए डिफरेंट साइट का, डिफरेंट ये तो हिस्से का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। टेबल encloses list of some restriction endonucleases and the site at which they cleave DNA। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम दिए हुए हैं और साइट दी हुई है डीएनए के कट करने के लिए, कौन सी साइट से वो कट होंगे। तो टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 12.2 यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे दिए हुए हैं। ALU फर्स्ट, BAM, HI, ECORI, HIND सेकंड, इस तरह से यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेम है। उसके बाद है सोर्स, ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रेन, उसका ज़रिया है ऑर्गेनिज्म का, और उसकी स्ट्रेन है, किस तरह से स्ट्रेन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर पहला जो ऑर्गेनिज्म है आर्थोबैक्टर ल्यूटियस, ये दिया हुआ है। उसके बाद है रिकॉग्निशन साइट, कौन सी साइट से ये कट होगा, कौन सी साइट ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है प्रोडक्ट, कट होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट हमको हासिल होगा, किस तरह की सीक्वेंस और किस तरह से तरतीब जो तो डीएनए के हमको हासिल होगी, और हासिल होने वाले प्रोडक्ट को कौन सा नाम दिया जाएगा। जैसे एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कौन सा एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ब्लंट एंड्स, स्टिकी एंड्स यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो उस नाम का जो रीज़न है, किस तरह से कौन सा एंजाइम किस सीक्वेंस को कट करता है, और वो कटिंग के बाद हासिल होने वाला डीएनए किस तरह का रहेगा, ब्लंट एंड रहेगा, स्टिकी एंड रहेगा, उसके मुताबिक उसको नाम दिया गया है। तो ये टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 जो है तो यहाँ पे एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनका अलग अलग सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, हासिल होने वाला प्रोडक्ट है, और उसके एंड यहाँ पे दिए हुए, ब्लंट एंड है या स्टिकी एंड है। तो इस तरह से ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। The sequence recognized by restriction enzyme are 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। इसमें 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड यह तो होते हैं। कैरेक्टराइज बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरनल सिमेट्री, इंटरनल सिमेट्री रहेगी इसकी, तशाकुल रहेगा, अंदरूनी तौर से मखसूस जो है तो तशाकुल इसका पाया जाएगा। कंसिडर द पर्टिकुलर सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम ECORI। अब यहाँ पे एक एंजाइम है ECORI, इसका जो है तो मखसूस किस्म की तरतीब है और उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ECORI के ज़रिए से, जिसको हम बोलते हैं सोर्स, जिसको ऑर्गेनिज्म को लिया गया है वो है इस्चरिया कोलाई RY13।
ये इसका ऑर्गेनिज्म है। उसकी तरतीब जो है तो इस तरह से दी हुई है, G के पास से कट किया हुआ है, उसके बाद है एडेनोसाइन, थायमाइन और साइटोसिन, फिर 3'। नीचे जो तरतीब है दूसरी पट्टी डीएनए की, वो है साइटोसिन, थायमाइन, एडेनाइन, गुआनाइन। अब यहाँ पे जो 5' में है, G के और A के दरमियान में कट किया हुआ है। दूसरी पट्टी में 3'5 में A के और G के दरमियान में कट किया गया है। अब उसका जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर, 5' और 3'CTTAA, ये एक कटिंग हो गई। दूसरी कटिंग है एडेनोसाइन, थायमाइन, साइटोसाइन -3 और नीचे दी हुई है G'5। तो इस तरह से जो कटिंग हुई है एडेनोसाइन और G के दरमियान, वहाँ पर हमको जो है तो स्टिकी एंड नज़र आएगा, या एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा हमको स्टिकी एंड वाला डीएनए हासिल होगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कटिंग के ज़रिए से। अब यहाँ पे जो तरतीब हासिल होगी या फिर सीक्वेंस हासिल होगी, 3'CTTAAG'5। अब उसी को हम इस तरह उल्टा और सीधा एक जैसा पढ़ सकते हैं, GAATTC। When one read the sequence in opposite direction, 3 to 5 और 5 to 3, it is identical same। तो उल्टा भी सेम होगा अगर पढ़ा जाएगा तो, और सीधा भी पढ़ा जाए तो सेम होगा। तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम, या फिर उल्टा सीधा पढ़ा जाने वाला फिक्रा। अब यहाँ पे डीएनए शोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ EcoRI टू क्लीव डीएनए। अब इस सीक्वेंस के अंदर जो पैलिंड्रोम है, ये उल्टा सीधा पढ़े जाने वाला फिक्रा, इसको हम कहते हैं अ सीक्वेंस विद दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम। When the enzyme EcoRI attack this palindrome, it break each strand at the same site in the sequence, which is indicated by the arrow between the A and G। आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पे इमेज के अंदर भी एरो दिखाई दे रहा है। उस एरो A और G के दरमियान में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के ज़रिए से कटिंग की गई है, और उस कटिंग के ज़रिए से हमको जो तरतीब या सीक्वेंस हासिल हुआ उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइदर कट स्ट्रेट अक्रॉस द डीएनए इन रीजन ऑफ पैलिंड्रोम टू गिव ब्लंट एंड। अब यहाँ पे इसकी खासियत दी गई है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए रहेगा उसको एक तो स्ट्रेट अक्रॉस कट करेगा, तो हमको ब्लंट एंड हासिल होगा, ब्लंट एंड, या फिर इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूस शॉर्ट, और सिंगल स्ट्रैंड प्रोजेक्शन एट ईच एंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस कोहेसिव और स्टिकी एंड हासिल होगा। अगर उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए से इकहरी डीएनए की पट्टी के प्रोजेक्शन को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है तो स्टिकी एंड हमको हासिल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बायोलॉजिकल टूल्स ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और उसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।